एक्सप्लेनेशन की शुरुआत करने से पहले दोस्तों मैंने तो मेहनत कर दी है वीडियो बनाने में, इसलिए आप भी वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करें, इससे मुझे बहुत मदद मिलती है। वहीं मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि मैं अपना 1 मिलियन सब्सक्राइबर का सपना पूरा कर सकूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सप्लेनेशन से। अभी सीरीज की शुरुआत 22वीं सदी के भविष्य की दुनिया से होती है और बैकग्राउंड में हमें कैंपियन नाम के बच्चे की आवाज सुनाई देती है जो बताता है कि हम लोग ही अब मानव जाति की आखिरी उम्मीद है और हम लोग डरे हुए भी है, लेकिन हम जानते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मदर और फादर हमारी रक्षा जरूर करेंगे। अब इसके बाद हम स्पेस में एक शिप को देखते हैं जो केपलर 22b नाम के एक प्लेनेट पर लैंड करती है, लेकिन लैंडिंग के साथ ही शिप इस प्लेनेट पर बने गहरे गड्ढे में फंस जाती है। शिप के अंदर 2 एंड्रॉइड रोबोट्स मौजूद होते हैं जिनका नाम मदर और फादर होता है। फादर अब शिप के बाहर आकर शिप को गड्ढे में गिरने से रोकता है और मदर शिप से कुछ जरूरी सामान लेकर बाहर आती है। अब मदर के बाहर कदम रखते ही शिप गड्ढे में गिर जाती है, जिसके बाद वो दोनों उस प्लेनेट पर रहने के लिए एक अच्छी सी जगह को ढूंढकर वहाँ पर अपना टेंट लगाते हैं और फिर फादर अपने साथ लाए हुए इंसानी भ्रूण के कुछ सैंपल्स को बाहर निकालता है और फिर मदर अपने शरीर के खून की मदद से 9 महीने बाद 6 इंसानी बच्चों को जन्म देती है। जन्म के समय इनमें से एक बच्चा सांस नहीं ले पा रहा था, इसलिए फादर मदर से कहता है कि ये बच्चा मरा हुआ है, पर मदर उस बच्चे को अपनी गोद में लेकर काफी इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। लेकिन तभी मदर के शरीर की गर्मी से उस बच्चे में जान आ जाती है और वो सांस लेने लगता है, जहाँ फिर मदर उस बच्चे का नाम कैंपियन रखती है, जो दोनों अब आने वाले 8 सालों तक साथ मिलकर उन बच्चों की परवरिश करते हैं। अब एक दिन मदर और फादर को उनके घर के पास एक बड़े से सांप का स्केलेटन मिलता है जिसे वो अपने बच्चों को दिखाते हैं, जिसकी फिर कुछ दिनों बाद टैली एक दिन अपने खिलौने से खेलते हुए गड्ढे के पास चली जाती है। अब शाम को जब टैली वापस नहीं आती तो मदर उसके पैरों के निशानों का पीछा करते हुए उसे ढूंढने लगती है। वो अब टैली के पैरों के निशानों का पीछा करते हुए गड्ढे तक पहुंच जाती है, जहाँ उसे टैली का खिलौना मिलता है, जिसे देखकर मदर को लगता है कि टैली गड्ढे में गिरकर मर गई है। इसलिए मदर और फादर एक बड़े से पत्थर पर टैली का नाम लिखकर उसे आखिरी श्रद्धांजलि देते हैं। जिस घटना के कुछ दिनों बाद ही बच्चे एक एक करके बीमार पड़कर मरने लगते और अब 4 साल बाद सिर्फ 2 बच्चे कैंपियन और स्पीरिया ही जिंदा बचे होते। पर अब स्पीरिया भी बीमार पड़ जाती है, जिसकी हालत बहुत खराब होने लगती है। अब रात को मदर उन दोनों बच्चों को बताती है कि धरती पर 2 तरह के लोग रहते थे। कुछ लोग धर्म को मानते थे और ऐसे लोग को मिथायरक कहा जाता था, और जो लोग धर्म और सोल नाम की एक देवी को नहीं मानते थे उन्हें एथियस कहा जाता था। जब मिथराइक और एथियस के बीच लड़ाई शुरू हुई तो दोनों ने लड़ाई में घातक हथियारों का इस्तेमाल किया, जिस कारण धरती पूरी तरह से बर्बाद हो गई। जिसके बाद हम एंड्रॉइड रोबोट्स को बनाने वाले इंसान ने हमें यहाँ इस प्लेनेट पर भेज दिया ताकि यहाँ रहकर हम इंसानों की ऐसी प्रजाति को जन्म दे जो धर्म को नहीं मानती, क्योंकि धर्म इंसान को कमजोर बनाता है और धर्म के कारण हुई लड़ाई में धरती तबाह हो गई थी। अब मदर कैंपियन और स्पीरिया से कहती कि हमें एथियस की तरह रहना चाहिए ताकि हमारे भी धर्म को लेकर झगड़ा ना हो, जिससे हम सब साथ मिलकर रह सके। वहीं जिस रात को मदर दोनों बच्चों को इस बारे में बताती है, उसी रात बीमारी की वजह से स्पीरिया की भी मौत हो जाती है। फिर अगले दिन मदर और फादर मिलकर स्पीरिया की लाश को दफन करते हैं, जिसी दौरान मदर के नाक से खून बहने लगता है, लेकिन फादर के पूछने पर मदर कहती कि वो बिल्कुल ठीक है। अब उसी दिन फादर आसमान में मिथराई की एक स्पेसशिप को देखता है और कुछ सोचने लगता है। वहीं दूसरी रात को जब कैंपियन अपने भाई बहनों की याद कर रही होती है तो मदर कैंपियन को खुश करने के लिए उसके भाई बहनों का रूप बनाकर उससे बात करने लगती है। अब अगले दिन कैंपियन फादर को गड्ढे के पास कुछ रस्सियों के साथ देखता है, जहां कैंपियन के पूछने पर फादर उसे बताते हैं कि मैं इन रस्सियों की मदद से नीचे गड्ढे में जाकर हमारी स्पेसशिप से मिथराई की स्पेसशिप को मैसेज भेजकर यहाँ बुलाने वाला हूँ, क्योंकि मैं और फादर कुछ समय बाद काम करना बंद कर देंगे, जिसके बाद तुम्हें यहाँ पर जिंदा रहने के लिए दूसरे इंसानों की जरूरत पड़ेगी। इस पर अब कैंपियन फादर से कहता है कि मिथरेक हमारा दुश्मन है, लेकिन फादर उसे समझाते हुए कहता है कि जंग अब खत्म हो चुकी है और अब वो हमारे दुश्मन नहीं है। अब इसके बाद फादर मिथरेक की शिप को कांटेक्ट करने के लिए रस्सियों के सारे गड्ढे में मौजूद अपनी शिप तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन रस्सियां कमजोर होने की वजह से टूटने लगती है। इसलिए फादर जल्दी से ऊपर आ जाते हैं और अगले दिन वापस आकर और ज्यादा मजबूत रस्सियां
रस्सियों के साथ गड्ढे में उतरने का फैसला करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम मदर को देखते हैं जो अपनी पावर्स के बारे में जानने की कोशिश कर रही होती है। इसी दौरान उसे कुछ विजन्स आते हैं जिसमें वो अपने आप को धरती पर देखती है जहाँ वो हवा में तैर रही थी और शहर में इंसानों के बीच जंग चल रही थी। अब जब मदर फादर को इस बारे में बताती तो फादर कहता है कि शायद तुम्हारा सिस्टम खराब हो रहा है और तुम्हारे सिस्टम को रिपेयर करने की जरूरत है, लेकिन मदर अपने आप को ठीक करने के लिए मना कर देती है क्योंकि उसे अपने पावर्स और पास्ट के बारे में सब कुछ जानना था। अब इसके बाद मदर कैंपेन से जाकर मिलती है और उससे सवाल करती है कि आज तुमने कार्बन इकट्ठा क्यों नहीं किए। कार्बन दरअसल यहाँ के वो पौधे थे जिन्हें ये खाने के लिए इस्तेमाल करते थे। और अब जब कैंपेन मदर के सवाल का सही से जवाब नहीं दे पाता तो मदर को कैंपेन पर शक होता है, इसलिए वो चिल्लाते हुए कैंपेन को सच कहने को कहती है। इसीलिए डर के मारे कैंपेन मदर को फादर के प्लान के बारे में बता देता है। अब फादर के प्लान के बारे में सुनकर मदर को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो जाकर फादर से इस बारे में बात करती है। फादर मदर से कहता है कि जल्दी हम दोनों का सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाएगा, जिसकी बाहर कैंपेन हमारे बिना यहाँ अकेला सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इसलिए उसे मैथ्रेक लोगों की मदद की जरूरत है। पर फादर की ये सोचकर मदर गुस्से में फादर से फाइट करने लगती है, इसलिए आखिर में उसका प्रोसेसर निकाल कर उसके सिस्टम को शट डाउन कर देती है। अब अगली सुबह को जब कैंपेन मदर से फादर के बारे में पूछती है तो मदर झूठ बोलते हुए उसे बताती कि फादर का सिस्टम अपने आप ही हमेशा के लिए शट डाउन हो गया है। पर जब कैंपेन फादर की लाश को देखने की जिद करने लगता है तो मदर कहती है कि फादर की बैटरी सेल से रेडियो एक्टिव वेव्स निकल रहे हैं, इसलिए तुम्हारा फादर की लाश के पास जाना ठीक नहीं है। अब फादर से लड़ाई के बाद मदर काफी कमजोर हो गई थी, इसलिए थोड़ी देर बाद मदर अपने आप ही कुछ समय के लिए शट डाउन हो जाती है। जिस बात का फायदा उठाकर कैंपेन रस्सियों के सारे गड्ढे में फंसी शिप के पास जाकर मैथ्रिक शिप से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगता है। जीसीबी शिप गलती से शुरू हो जाती है और फिर गड्ढे के और भी ज्यादा अंदर चली जाती है, लेकिन कैंपेन वहां से बचकर रस्सियों के सहारे गड्ढे से बाहर आ जाता है। अब बाहर आकर वो देखता है कि मदर का सिस्टम अब धीरे धीरे खराब हो रहा है और मदर अब घर के बाहर मौजूद सांप के स्केलेटन के पास बेहोश हो जाती है। कैंपेन भी अब मदर के पास जाकर सो जाता है। पर अब अगली सुबह जब मदर को होश आता है तो वो देखती है कि कैंपेन के भेजे हुए मदर के सिग्नल की वजह से कुछ मैथ्रेक यहाँ पर पहुंच गए। मदर अब कैंपेन से कहती है कि तुम इन्हें मत बताना कि मैं एक एंड्रॉइड हूँ और अगर इन्हें इस बात का पता चल गया तो ये हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। वहीं मैथ्रेक के लोग बहुत धार्मिक थे और उनकी एक भविष्यवाणी के हिसाब से एक अनाथ बच्चा इस खत्म हो रही मानव जाति के लिए मसीहा बनकर आएगा और इंसानों का भला करेगा। इसलिए जब इन्हें कैंपेन का सिग्नल मिला तो इनको लगा कि कैंपेन ही वो मसीहा है, इसीलिए ये लोग यहाँ पर आए थे। अब मैथ्रेक काफी भूखे और थके हुए भी थे और वो मदर से यहाँ एक रात रुकने के लिए विनती करते हैं, इसलिए ना चाहते हुए भी मदर इसके लिए मान जाती है। लेकिन मदर उनसे ये भी कहती है कि तुम सबको अगली सुबह ये जगह छोड़कर यहाँ से जाना पड़ेगा। अब रात को सभी मैथ्रेक जब खाना खा रहे होते तो इस दौरान उन्हें मदर की हरकतों को देखकर पक्का यकीन हो जाता है कि वो एक एंड्रॉइड है। फिर अगली सुबह मार्कस नाम का एक मैथ्रेक कैंपेन से कहता है कि मदर एक एंड्रॉइड है और इसका सिस्टम अब खराब हो रहा है। वहीं ऊपर स्पेस में हमारी आर्क में कई सारे बच्चे, जानवर और हमारी टीम है, इसलिए अगर तुम हमारे साथ आर्क में चलोगे तो वहाँ से हम कुछ जरूरी सामान लाकर मदर के सिस्टम को फिर से ठीक कर सकते हैं। अब मदर मार्कस की बात सुन लेती है और वो कैंपेन को उनके साथ जाने से रोकने लगती है, पर इस पर मार्कस अपने साथ लाए हुए एक एंड्रॉइड को मदर को मारने का आदेश दे देता है, लेकिन मदर बड़ी आसानी से उस एंड्रॉइड को मार गिराती है। अब ये देखकर मार्कस समझ जाता है कि मदर एक नेक्रोमेंसर रोबोट है जिनका इस्तेमाल युद्ध में किया गया था और ये काफी घातक एंड्रॉइड है, इसलिए मार्कस अपने साथियों को मदर की आंखों में देखने से मना करता है, लेकिन वो लोग गलती से मदर की आंखों में देखने की गलती कर देते हैं, जिसके बाद फिर मदर एक अजीब आवाज में चीखती है, जिसकी वजह से दो मैथ्रेक बड़ी बुरी तरह से मारे जाते हैं। अब इसके बाद मदर मार्कस को मारकर बेहोश कर देती है और फिर उसकी शिप लेकर आर्क तक पहुंच जाती है। यहाँ मदर मार्कस का रूप बनाकर आर्क में घुस जाती है, जिसके बाद वो वहाँ मौजूद सभी मैथ्रेक सोल्जर्स को मार देती है। फिर वो अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर आर्क में मौजूद बच्चों के पास जाती है, जहाँ मदर अपनी आंखों से पट्टी नहीं हटाती क्योंकि उसकी इस फॉर्म में अगर बच्चे उसकी आंखों में देख ले तो उनकी जान जा सकती है। वो अब यहाँ बच्चों से मिलकर बहुत खुश हो जाती है, जिसके बाद वो आर्क को केपलर 22b पर क्रैश करवा देती है और फिर आर्क में से 5 बच्चों को मार्कस की शिप में लेकर वापस अपने घर आ जाती है, जहां आकर अब मदर कैंपेन को सभी बच्चों से मिलवाती है, जिसके साथ ही एपिसोड 1 यहीं समाप्त हो जाती है। अब एपिसोड 2 की शुरुआत में सीन पास में शिफ्ट होता है और हम साल 2145 में धरती पर चल रहे मैथ्रेक और एथीस लोगों के बीच की जंग को देखते हैं, जहां पर मदर जैसे कई सारे नेक्रोमेंसर एंड्रॉइड्स मैथ्रेक लोगों के लिए लड़
लड़ रहे थे और 38 लोगों को मार रहे थे। इस जंग में मिथरैक लोगों की जीत लगभग पक्की थी, इसलिए 2 एसी सोल्जर्स कैलेब और मैरी अपनी जान बचाने के लिए 2 मिथरैक सोल्जर्स मार्कस और उसकी वाइफ सू को मार डालते हैं, जिसके बाद वो एक एंड्रॉइड डॉक्टर की मदद से प्लास्टिक सर्जरी करवाकर मार्कस और सू जैसे बन जाते हैं और फिर मिथरैक सोल्जर्स में शामिल हो जाते हैं। अब मार्कस और सू को मारने के बाद कैलेब और मैरी को पता चलता है कि उन दोनों का एक पॉल नाम का बच्चा है, इसलिए वो दोनों पॉल को लेकर आर्क की मदद से धरती से बाहर निकल जाते हैं। ये वही आर्क थी जिसे बाद में मदर ने तबाह कर दिया था, जिसके बाद अब सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और अब हम मदर को देखते हैं जो अपनी खतरनाक आंखों को निकालकर उस एंड्रॉइड की आंखें लगा लेती है जिसे उसने मारा था, क्योंकि उसकी इन आंखों के कारण बच्चों को नुकसान पहुंच सकता था। अब इसके बाद मदर उस मरे हुए एंड्रॉइड के प्रोसेसर की मदद से फादर को वापस जिंदा करती है, क्योंकि इतने सारे बच्चों का ख्याल वो अकेला नहीं रख सकती थी। मदर अब फादर को उसके और मिथरैक के बीच हुई लड़ाई के बारे में सब कुछ बता देती है, जहां वो और भी फादर को बताती कि उसकी पावर्स उसकी आंखों में मौजूद है। साथ ही वो ये भी कहती कि वो बिल्कुल ठीक हो गई है, इसलिए उसने अपनी खतरनाक आंखों को निकालकर किसी सुरक्षित जगह पर छिपा दिया है। वहीं दूसरी तरफ हम मार्कस को देखते हैं जो अब भी जिंदा होता है और बाहर काफी ठंड होती है, जहां वो देखता है कि ये गड्ढे के अंदर से गर्म हवा बाहर निकल रही है। इसलिए मार्कस अपने आप को गर्म रखने के लिए अपने आप को गड्ढे के पास मौजूद कुछ पत्थरों से रस्सी की मदद से बांध लेता है, ताकि सोते समय नींद में वो गड्ढे में ना गिर जाए, जिसके बाद वो वहीं गड्ढे के पास हो जाता है। अब अगले सीन में हम फादर को देखते हैं जो कंपेनियन से जाकर मिलता है, जहाँ कंपेनियन फादर से मिलकर बहुत खुश होता है और वो फादर के शटडाउन होने का कारण पूछता है, जिस पर फादर उसे सब कुछ सच बता देता है कि मदर ने उसे फोर्सफुली शटडाउन कर दिया था, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है। अब ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते कि इतने में मदर भी खाना लेकर वहाँ आ जाती है। फिर शाम के समय मदर उन सभी बच्चों से उनकी धार्मिक चीजें ले लेती है और सबको समझाती है कि हम यहाँ धर्म को नहीं मानते और तुम्हें भी हमारी तरह यहाँ एक एथिस्ट बनकर रहना पड़ेगा, और अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो तुम यहाँ के खराब मौसम की वजह से मारे जाओगे। फिर खाने के बाद मदर फादर का भरोसा वापस करने के लिए उसे वो लोकेशन बता देती है जहाँ उसने अपनी आंखें छुपा रखी है, जो करके मदर सच में फादर का भरोसा हासिल कर लेती है। जिसके बाद फिर फादर बाहर जाकर कंपेनियन को समझाता है कि अब मदर बिल्कुल ठीक हो गई है, इसलिए अब तुम्हें उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए और जाकर अपने नए दोस्तों से मिलना चाहिए। इसलिए फादर के कहने पर कंपेनियन उन सभी 5 बच्चों हंटर, पॉल, टेम्पटेस, होली और वीटा से जाकर मिलता है। कंपेनियन को पॉल के पास उसका एक पालतू चूहा दिखाई देता है जो कंपेनियन को बहुत पसंद आता है, इसलिए हंटर पॉल को वो चूहा कंपेनियन को देने को कहता है। इसलिए पॉल के ना चाहते हुए भी उसे अपना चूहा हंटर के कहने पर कंपेनियन को देना ही पड़ता है। अब हंटर कंपेनियन को भड़काने लगता है कि मदर असल में एक नेक्रोमेंसर एंड्रॉइड है जिसे मैथरिक लोगों ने एथिस को मारने के लिए बनाया, और शायद तुम्हारे बाकी भाई बहनों की मौत बीमारी की वजह से नहीं बल्कि उन्हें भी मदर ने ही मारा है। फिर अगले दिन मदर जब कंपेनियन के पास पॉल का चूहा देखती तो वो समझ जाती है कि कंपेनियन ने जबरदस्ती पॉल से उसका चूहा ले लिया, इसलिए वो उस पर चिल्लाते हुए कंपेनियन को पॉल को चूहा वापस करने को कहती है, जिस पर अब पॉल अपना चूहा वापस पाकर बहुत खुश होता है। अब इसके बाद मदर सभी बच्चों को कार्बन्स की खेती करना सिखाती है, जिन सभी 5 बच्चों में हंटर सबसे बड़ा था और वो अपने आप को इन बच्चों का लीडर समझता था। उसी दिन शाम को मदर को पता चलता है कि टेम्पेस प्रेग्नेंट है, जो जानकर मदर बहुत खुश होती है, इसलिए वो टेम्पेस का ज्यादा ख्याल रखने लगती है। लेकिन टेम्पेस से बच्चा पैदा करना नहीं चाहती थी, क्योंकि आंख में सोते वक्त चर्च के हाई रैंक वाले आदमी ने उसका बलात्कार किया था, जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई। मदर टेम्पेस को समझाती है कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ उसमें इस बच्चे की कोई गलती नहीं है, इसलिए तुम्हें इस बच्चे को जन्म देना चाहिए। अब उसी रात को मदर और फादर को एहसास होता है कि उनके इलाके में कोई घुस आया है, इसलिए अब मदर अपनी आंखों को लेने जाती है, लेकिन वहाँ से उसकी आंखें किसी ने चुरा ली होती है। मदर को लगता है कि ये काम फादर ने किया है, लेकिन फादर कहता है कि उसे मदर की आंखों के बारे में कुछ भी नहीं पता। यहाँ फादर समझ जाता है कि ये काम जरूर कंपेनियन का है, इसलिए वो कंपेनियन के पास जाकर चिल्लाते हुए उसे मदर की आंखों के बारे में पूछता है और उसे कंपेनियन के पास वो आंखें मिल भी जाती है। फादर अब उन आंखों को लेकर मदर को दे देता है, जिन्हें लगाकर मदर अपने नेक्रोमेंसर फॉर्म में आ जाती है। वो देखती है कि 2 एलियन क्रीचर टेम्पस पर हमला करने वाले हैं, लेकिन मदर सही समय पर पहुंचकर टेम्पस को अपनी आंखें बंद करने को कहती है ताकि उसे कोई नुकसान ना पहुंचे, और फिर बाद में उन दोनों क्रीचर्स को मार गिराती है। वो दोनों अब इन क्रीचर्स को यहाँ देखकर काफी हैरान होते हैं, क्योंकि पिछले 12 सालों में उन्होंने कभी यहाँ किसी क्रीचर को नहीं देखा था। वहीं दूसरी तरफ कुछ क्रीचर्स सोते हुए मार्कस को गड्ढे में गिरा देते, पर ठंड की वजह से बेहोश होने के बावजूद मार्कस गड्ढे में नहीं गिरता, क्योंकि वो रस्सियों की मदद से पत्थरों से बंधा
बंधा हुआ था। अब अगली सुबह होते ही जिंदा बचे हुए मैथ्यूरेक्स मार्कस को ढूंढकर उसे बचा लेते और उसे अपने साथ ले जाते, जिसके बाद एपिसोड 2 यहीं समाप्त हो जाती है। अब एपिसोड 3 की शुरुआत में हम टेंट के अंदर सभी बच्चों को देखते हैं जो काफी डरे हुए थे क्योंकि टेम्पेस्ट ने उन्हें क्रीचर्स के बारे में सब कुछ बता दिया था। अब बच्चे यहाँ से किसी सुरक्षित जगह पर जाना चाहते थे, लेकिन मदर सबसे कहती कि टेम्पेस्ट की डिलीवरी होने तक हम सब यहीं रहेंगे। अब टेम्पेस्ट की डिलीवरी की बात सुनकर सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनमें से किसी को भी टेम्पेस्ट की प्रेगनेंसी के बारे में नहीं पता था। फिर मदर सभी बच्चों का डर दूर करने के लिए उन्हें कहानी सुनाने लगती है, जिसके साथ ये सीन 10 साल पास में शिफ्ट हो जाती है, जहाँ मार्कस और सू का रूप लेने के बाद जब कैलो और मैरी जब आग में हाइबरनेशन में थे, तब वो मार्कस और सू के बच्चे पॉल के साथ वर्चुअली समय बिताए थे, जिससे उनका पॉल के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट बन गया, जिसके बाद वो पॉल को अपने बेटे की तरह चाहने लगे। अब सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ मार्कस के होश में आने पर सू से बताती कि मदर ने उनकी आंख को तबाह करके उनके बच्चों को चुरा लिया है। वहीं दूसरी तरफ हंटर कैंपेन को मदर के बारे में भड़काने लगता है और कहता है कि मदर हम सबसे क्रीचर्स के बारे में झूठ कह रही है ताकि हम यहाँ से भागने के बारे में ना सोचे। इसी अब कैंपेन को भी हंटर की बात सच लगने लगती है क्योंकि इससे पहले भी मदर ने उससे फादर की मौत को लेकर झूठ कहा था। अब इसके बाद जब मिलकर खाना खा रहे होते तो हंटर टेम्पेस्ट से कहता है कि अगर तुम्हारा बच्चा लड़का हुआ तो तुम्हें उसका नाम अपने रेपिस्ट के नाम पर रखना होगा क्योंकि वो चर्च का एक रेस्पेक्टेड मेंबर है। पर हंटर की इस बात से टेम्पेस्ट को गुस्सा आ जाता है और वो हंटर को एक थप्पड़ मारती है और फिर चर्च और सोल को मारने वाले धार्मिक लोगों के बारे में बुरा भला कहने लगती है। जिसी बीच टेम्पेस्ट के मुंह से खून बहने लगता है, जो देखकर मदर उसे चेक करने के लिए वहाँ से अपने साथ ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ मार्कस अपने साथियों को बताता है कि मदर एक नेक्रोमैंसर है और वो बहुत खतरनाक है। और वहीं इधर मदर को लगता है कि शायद उसकी वजह से ही सभी बच्चे एक एक करके मर रहे, जो सोचकर मदर काफी दुखी हो जाती है। पर फादर मदर को समझाता है कि बच्चों की मौत में उसकी कोई गलती नहीं है। और फिर थोड़ी देर बाद मदर अपने नेक्रोमैंसर फॉर्म में आकर हवा में उड़ते हुए अपने इलाके की निगरानी करने के लिए निकल जाती है। और अब जब मदर यहाँ से चली जाती तो कैंपेन धोखे से फादर को उनके स्टोरेज रूम में बंद करके बाकी बच्चों के साथ वहाँ से भाग जाता है। अब स्टोरेज रूम का दरवाजा तोड़कर जब फादर वहाँ से बाहर आता है तो वो देखता है कि सारे बच्चे वहाँ से भाग गए हैं, इसलिए वो मार्कस की शिप की मदद से सभी बच्चों की लोकेशन का पता लगा लेता है क्योंकि आँख से आए हुए बच्चों के शरीर में ट्रांसमीटर्स लगे हुए थे जिन्हें मार्कस की शिप में ट्रैक किया जा सकता था। साथ ही फादर को उन ट्रांसमीटर से बच्चों की बॉडी को स्कैन करने से बच्चों की मौत की असली वजह का भी पता चल जाता है। वहीं दूसरी तरफ मदर बच्चों के लिए कुछ दवाइयां लेने के लिए आग की तरफ बढ़ने लगती है, जहां पहले से ही मार्कस और उसके साथी मौजूद होते हैं। और वो सभी अब जब मदर को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं तो उनसे लड़ने के लिए अपने एक एंड्रॉइड को भेज देते हैं, लेकिन मदर उस एंड्रॉइड को आसानी से मार गिराती है और तब तक सभी लोग पास ही की एक गुफा में छिप जाते हैं। मदर अब चिल्लाते हुए सभी पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से मार्कस का साथी एक गड्ढे में गिर जाता है। और अब कुछ देर तक हमला करने के बाद मदर वापस अपने घर लौट आती है, जहाँ आकर अब उसे पता चलता है कि सारे बच्चे घर छोड़कर भाग गए हैं, लेकिन फादर उसे बताता है कि उसने बच्चों को ट्रेस करके उनकी लोकेशन का पता लगा लिया है। साथ ही अब वो मदर को बताता है कि बच्चे जो कार्बन खाते हैं वो रेडियो एक्टिव है, इसीलिए बच्चे इसे खाने से बीमार होकर मर रहे हैं और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अब ये बात जानकर मदर को थोड़ी राहत पहुंचती है, जिसके बाद वो फादर को बाहर जाकर बच्चों को वापस लाने को कहती है और खुद पॉल को लेने चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ बच्चों को जंगल में कई सारे क्रीचर्स की डरावनी आवाजें सुनाई दे रही होती है, जिसकी वजह से बच्चे काफी डरे हुए होते हैं, लेकिन फादर सही समय पर वहां आकर बच्चों को वापस अपने घर लेकर आ जाते हैं। अब घर वापस आने पर फादर कैंपेन को उसके भाई बहनों की मौत का असली कारण बताते हैं, जो बात जानकर अब कैंपेन को एहसास हो जाता है कि वो मदर के बारे में कितना गलत था। पर तभी वहाँ क्रीचर आकर कैंपेन पर हमला कर देता है, लेकिन फादर उस क्रीचर को आसानी से पकड़कर स्टोर रूम में बंद कर देता है। वहीं दूसरी तरफ जंगल में भागते हुए पॉल बाकी बच्चों से अलग हो जाता है, जिसकी बाद उसे वहाँ टेली की आवाज सुनाई देती है। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि टेली कई साल पहले गायब हो गई थी और सबको लगता था कि वो मर चुकी है। अब टेली की आवाज का पीछा करते हुए पॉल एक गड्ढे में गिरकर वहीं फंस जाता है और इसी बीच उसका चूहा भी उस गड्ढे में गिर जाता है। इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड 3 यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर आपको इसका अगला पार्ट देखना है तो आपको इसका लिंक आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहीं अगर आपको मेरी वीडियो जरा भी पसंद आई है तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरी मदद करिए मुझे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने में। मिलते हैं अब इसके अगले पार्ट के एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें।
मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।